तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग भारत में अरबों का आक्रमण के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग जाने थे कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब लोग सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश किए थे। लेकिन अब अरब पूरे भारत में अपना शासन स्थापित नहीं कर सके। इसके बाद लगभग 300 वर्ष तक उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का शासन रहा। दोस्तों, फिर मध्य एशिया में तुर्क आक्रमणकारी आए। उनके आक्रमण और विजय के परिणाम स्वरूप भारत में एक नए शासन की स्थापना हुई, जिसे हम लोग आज दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनके आने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या नुकसान हुआ, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख वंश था पहला गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक शासन किया। उसके बाद आया खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक शासन किया। उसके बाद आया तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 तक शासन किया। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451। उसके बाद लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक रहा। दिल्ली सल्तनत का बहुत सारा भारत में प्रभाव रहा। राजनीति प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, स्थापत्य कला, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानते हैं। दिल्ली सल्तनत थी क्या, ये जानते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत भी एक मुस्लिम शासन व्यवस्था ही थी। जैसे अरबों का आक्रमण हुआ था, वैसे ही अफगान लोग भी भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे। और वो लोग 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक अपना शासन भारत में बनाए रखे। और इनकी राजधानी दिल्ली थी, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत भी कहा गया। लगभग 320 वर्षों तक 5 अलग अलग वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और इन 5 वंश ही मिलकर दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने गए। दोस्तों, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत होती है तराइन के दूसरे युद्ध से, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ। उस समय भारत के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान ही थे। उस समय 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मोहम्मद गौरी को उत्तर भारत का अपना प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिल गया। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो मोहम्मद गौरी से शुरू होती है, लेकिन मोहम्मद गौरी मध्य एशिया का शासक था, इसलिए वो भारत में अपना अधिकार स्थापित नहीं किया। उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के विजय और कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। आइए आगे देखते हैं। अब शुरुआत होती है वंश की। तो सबसे पहला था गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन स्थापित रखा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, गुलाम वंश के प्रमुख शासक पहला थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसे लाखों सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने शासन को मजबूत बनाए रखा और दिल्ली को अस्थायी राजधानी बनाई। और एक है दोस्तों, सवाल पूछा जाता है कि भारत की पहली मुस्लिम शासक और एकमात्र मुस्लिम शासक कौन थी। तो इसमें एक नाम आता है, जो है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी। उसने प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन उसे विरोध का सामना करना पड़ा। और एक थे बलबन। दोस्तों, बलबन ने राज सत्ता को मजबूत किया। उसने विद्रोहों को कठोरता से दबाया और कानून व्यवस्था मजबूत की। उसने जिल-ए-इलाही, ईश्वर की छाया की अवधारणा का बढ़ावा दिया। दोस्तों, गुलाम वंश की विशेषता यह थी कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की, प्रशासनिक और सैन्य संस्थाओं की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत को स्थिरता और विस्तार मिला। इसी वंश के प्रयास से आगे के वंशों के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और एक मजबूत साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं अगला कौन सा वंश था। दोस्तों, अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा।
ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश सत्ता में आया। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत को और अधिक शक्तिशाली बनाया। इस वंश का सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार और उपलब्धियां इस प्रकार है कि इन्होंने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिन्होंने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने सैन्य को सुधारा। उन्होंने एक विशाल और संगठित सेना का गठन किया। दक्षिण भारत पर अपना अभियान चलाया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर तक एक अभियान चलाया और कई राज्यों को जीतकर सल्तनत का प्रभाव बढ़ाया। खिलजी वंश की विशेषता यह थी कि इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। आर्थिक सुधारों से जनता और राज्य दोनों का लाभ हुआ। दिल्ली सल्तनत की चरम शक्ति और विस्तार प्रदान किया। आइए अगला वंश दोस्तों, आगे था तुगलक वंश। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश सत्ता में आई। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए। इस वंश के शासक ने प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था और निर्णय कार्यों पर विशेष ध्यान दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया। उन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन यह योजना असफल रही। सांकेतिक मुद्रा, उसने तांबे के सिक्के को मुद्रा के रूप में चलाने की कोशिश की। यह प्रयोग भी असफल रहा। फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरे शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने नहरों, बागों और कई सार्वजनिक निर्णय कार्यों को बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल में कई बाग और उद्यान बनाया गया। उसके शासनकाल में अनेक इमारतें का निर्माण हुआ। तुगलक वंश की विशेषता यह थी कि इन्होंने प्रशासनिक सुधारों के प्रयास किए, आर्थिक प्रयोग एवं नीतियां बनाई, निर्माण कार्यों और सार्वजनिक परियोजनाओं पर ध्यान दिया। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की नीति दूरदर्शी थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर रहा। फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा प्रशासक और जन कल्याणकारी शासक माना जाता है। इनके मुख्य बिंदु यह है कि तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत को नई दिशा दी। मोहम्मद बिन तुगलक की नीति महत्वाकांक्षी थी, लेकिन असफल रही। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कार्यों और जन कल्याण पर ध्यान दिया। अगला हुआ तैमूर का आक्रमण। दोस्तों, 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। इससे दिल्ली को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई। तैमूर के आक्रमण का परिणाम यह रहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। हजारों लोगों की जान गई और लूटपाट हुआ। दिल्ली सल्तनत की कमर टूट गई थी। साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कमजोर होती चली गई। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश, तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश सत्ता में आई। यह वंश अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता था। इस काल में सल्तनत का प्रभाव सीमित हो गया। सैयद वंश के प्रमुख शासक थे खिजनी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश की विशेषता यह थी कि तैमूर के सहयोग से सत्ता प्राप्त की। प्रशासनिक और सैन्य शक्ति कमजोर थी। प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे और दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की रह गई। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी और सैयद वंश के समय यह महज एक नाम मात्र की सत्ता बनकर रह गई। आगे आया लोधी वंश, और लोधी वंश अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। सैयद वंश के बाद लोधी वंश सत्ता में आई। यह दिल्ली का अंतिम वंश कहा गया। लोधी वंश ने लगभग 75 वर्ष तक शासन किया। सिकंदर लोधी एक सक्षम शासक माना जाता था। उसने प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया। उसने कृषि, सिंचाई और न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दी। उनके बाद आया इब्राहिम लोधी। वह लोधी वंश का अंतिम शासक था। उनके शासनकाल में अनेक सरदार उनसे असंतुष्ट थे। इससे सल्तनत कमजोर हो गई और बाहरी आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया। लोधी वंश दिल्ली वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी के हार के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगलों का आगमन हो गया। लोधी वंश की विशेषता यह रही कि इन शासकों ने कृषि, सिंचाई को बढ़ावा दिया, प्रशासनिक सुधार और कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया, दिल्ली और आगरा जैसे नगरों का विकास किया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की अंत हो गई और मुगल वंश का शुरुआत हो गया। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। दोस्तों, ये सवाल पूछे जाते एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत की अंत किस युद्ध से हुई।
तो आपका जवाब होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जाने जाते हैं। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के हार के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। दिल्ली सल्तनत का भारत पर प्रभाव क्या रहा? तो दोस्तों, प्रशासनिक प्रभाव यह रहा कि दिल्ली सल्तनत ने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की थी। स्थापत्य कला, कई मस्जिद, मकबरे और इमारतों का निर्माण किया गया था, जैसे कि कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, अलाइद का दरवाजा इत्यादि। और सांस्कृतिक प्रभाव, भारत और मध्य एशिया में संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ाया गया। और आर्थिक प्रभाव, व्यापार और शहरीकरण को बढ़ावा मिला और कई नए नगर विकसित किए गए। दिल्ली सल्तनत ने न केवल शासन की नींव को मजबूत किया, बल्कि भारत के प्रशासन, संस्कृति, स्थापत्य कला और अर्थव्यवस्था पर गहरा और अस्थायी प्रभाव छोड़ा। दिल्ली सल्तनत की धरोहर आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। निष्कर्ष, दोस्तों, 1226 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत ने लगभग 320 वर्षों तक भारत के बड़े भाग पर शासन किया और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने योग्य कौन कौन सी बात है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1226 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुई, मतलब संस्थापक कौन रहा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुल कितने वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो 5 वंश ने। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम लोदी वंश। 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत ने भारत के राजनीति, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचों को नई दिशा दी और इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, ये था दिल्ली सल्तनत के बारे में। रिवीजन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया गया था और उम्मीद है अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आपको दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे।